हम पहलगाम से 22 किलोमीटर दूर अमरनाथ जी की गुफा के रास्ते पर हैं। हिमालयाई सिलसिले में हजारों फुट बुलंदी पर वाक़े इस गुफा में बर्फ से बने शिवलिंगम के दर्शन एक एनुअल इवेंट है। हर साल श्रावण पूर्णमासी के दिन यहाँ दर्शन होते थे। दर्शन के लिए श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से शिव जी की छड़ी के साथ साधुओं और यात्रियों का एक जुलूस रवाना होता था और पांपुर, बीजबिहाड़ा, मटन, पहलगाम, चंदनवाड़ी, पंचतरनी और शेषनाग के रास्ते ठीक श्रावण पूर्णमासी के दिन अमरनाथ की गुफा पर पहुंच जाता। बरस हा बरस तक कठिन रास्ते और सब राजमा हालात के बावजूद यात्रा में हजारों लोग शामिल होते थे और अक्सर जानलेवा हादसे भी होते थे। सहूलियात बेहतर होने के साथ ही यात्रियों की तादाद बढ़ती गई और अब भीड़ इस कदर बढ़ गई है कि यात्रा को 2 महीने तक जारी रखने की जरूरत महसूस की गई। इस साल उम्मीद की जाती है कि 2 लाख के करीब यात्री अमरनाथ जी के दर्शन करेंगे। अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आजकल न सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि बैरूनी मुल्कों से भी यात्री आते हैं। यात्रियों को गुफा तक ले जाने वाले 2 रास्ते हैं, एक बालतल सोनमर्ग से और दूसरा पहलगाम से। दोनों खासे दुश्वार गुजार हैं। हुकूमत ने श्रीनगर से गुफा तक के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू की थी, जो 2 साल पहले एक हादसे के बाद बंद कर दी गई थी, लेकिन इस साल दोबारा शुरू कर दी गई है। अमरनाथ गुफा सैकड़ों बरसों से हिंदुओं का एक अहम तीर्थ स्थान है। इसका जिक्र कलहन की राजतरंगिणी में भी है, जो 12वीं सदी में लिखी गई थी। कलहन के मुताबिक आज से 3000 साल पहले 1008 कब्ल मसीह में कश्मीर के राजा नर ने गुफा की यात्रा की थी। जब से राजा और रंक इस तीर्थ स्थान के दर्शन करते रहे हैं। डोगरा दौरे हुकूमत में यात्रियों को सरकार की तरफ से राशन और दीगर अखराजात दिए जाते थे और साधुओं को इसके अलावा चरस खरीदने का अलाउंस भी मिलता था। अभी यात्रा शुरू भी नहीं हुई है और अभी से सरकार और दीगर एजेंसियां तैयारियों में लगी हैं। क्यों न हम इन पहाड़ों के दूसरी ओर आड़ू की तरफ चलें। आड़ू कोल्हाई पहाड़ी सिलसिले में वाक़ एक छोटी सी वादी है। 1980 की दहाई में यह वादी बड़ी तादाद में सयाहों को अपनी तरफ खींचने लगी थी और कुछ फिल्मों की शूटिंग यहां होने से इस जगह की मकबूलियत भी बढ़ गई थी।
मिलिटेंसी के बाद यहां तकरीबन वीरानी सी छा गई। लगता है कि अब इस खूबसूरत वादी के दिन फिरने लगे हैं। सैयाह कम तादाद में ही सही फिर से दिखाई पड़ते हैं और भारत सरकार के माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का कयाम जरूर इसकी कशिश बढ़ा देगा। आड़ू से पहलगाम तक का रास्ता लिदर नदी की उस शाख के किनारे किनारे चलता है जो कोलाई ग्लेशियर और तारसर झील के पानी को झेलम से मिलाती है। ये रास्ता नदी के बाएं किनारे पर चलता है, जबकि नदी के दाएं किनारे से कदीम ट्रेकिंग रूट है जिस पर सैकड़ों बरसों से चरवाहे और मुहिमजो लिदरवट, कोलाई या फिर नागबेरन और फिर आरीपल ताल तक ट्रेकिंग करते रहे हैं। पहलगाम का मतलब है शेपर्ड्स विलेज। आजकल यहाँ चरवाहे तो बहुत कम नजर आते हैं और वो भी गालिबन पहलगाम के नहीं है। पहलगाम की अक्सर आबादी किसी न किसी तरह से सियाहत से वाबस्ता है। कुछ लोगों ने गेस्ट हाउसेज और होटल तामीर किए हैं और कुछ ने सयाहों के लिए गाड़ियों और घोड़ों का इंतजाम कर रखा है। वीकेंड्स पर हजारों की तादाद में मकामी सयाहों की आमद से पहलगाम एक छोटे से शहर में तब्दील हो जाता है और हर तरफ मेले का समा होता है। लेकिन ये गहमा गहमी सिर्फ शाम तक रहती है, क्योंकि अक्सर मकामी सैलानी सिर्फ दिन भर की पिकनिक मनाकर शाम को वापस लौट जाते हैं। शाम के बाद पहलगाम में खामोशी और सुकून का राज होता है और सिर्फ लिदर के बहते हुए पानी की आवाज है जो तकरीबन हर तरफ सुनाई पड़ती है। वादी लिदर में पहलगाम के दरवाजे पर बना ये बिजली घर इस इलाके की तवानाई की सारी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन कई एनवायरमेंटलिस्ट्स ने इसे पहलगाम की खूबसूरती पर एक दाग करार दिया है। असल में एनवायरमेंटल और एस्थेटिक कंसिडरेशंस और माशी और इक्तिसादी तकाज़ों के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना अब खासा मुश्किल बनता जा रहा है। पहलगाम की खूबसूरती और बिजली दोनों न सिर्फ मकामी लोगों बल्कि पूरी रियासत के लिए इंतहाई अहम है। पहलगाम से श्रीनगर जाते हुए सड़क के बाईं तरफ ऐशमकाम गांव में काफी ऊंचाई पर अलमदार कश्मीर के दूसरे खलीफे यानी कश्मीरी ऋषि सिलसिले की तीसरी कड़ी बाबा जैनुद्दीन की ज़ियारत है। ज़ियारत में एक गुफा के अंदर बाबा जैनुद्दीन की कब्र है और इसी गुफा में उन्होंने कई बरस इबादत में गुजारे हैं।
कहा जाता है कि आज से तकरीबन 600 साल पहले जब बाबा जैनुद्दीन ने इस वीरान गुफा को अपनी रियासत के लिए चुना, तो यहाँ हर तरफ सांप और बिच्छू नजर आते थे। आज जियारत के इर्द गिर्द ऐश मकान गांव ने फैलकर एक कस्बे की सूरत इख्तियार की है, जहां साल भर जायरीन की आमदरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। पहलगाम अनंतनाग सड़क के साथ साथ बहने वाली ये नहर इस इलाके के हजारों कनाल रकबे को सैराब करती है। इस नहर को कश्मीर के नामवर बादशाह ज़ैनुल आबिदीन बड़शाह ने 600 साल पहले तामीर कराया था और उसी के नाम पर ये शाह कुल कहलाती है। बाज तारीखी हवालों के मुताबिक बड़शाह के दौर में नहर की महज तोसी हुई है और असल में ये तकरीबन 2000 साल पुरानी है और इस लिहाज से कदीम कश्मीरियों की फनी महारत का एक शानदार नमूना है। मटन करेवा पर इस नहर के स्टेप्स एक खूबसूरत नजारा पेश करते हैं। मटन एक आम तीर्थ स्थान है। मटन गांव का कदीम नाम मत्स्य है, जिसके लग़वी मानी मछलियों का घर है। ये नाम इसे यहाँ के विष्णु मंदिर के अहाते और चश्मे में मौजूद मछलियों की वजह से मिला है, जिन्हें यात्रियों और मकामी लोगों की तरफ से कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इस जगह की सभी तामीरात मुकाबलतन नई हैं, यानी डोगरा दौर की। हालांकि तामीर में काम लाए गए बाज पत्थर पुरानी तामीरात से लिए गए हैं। मटन का एक खूबसूरत पहलू यह है कि कश्मीर की रिवायती रवादारी की अक्कासी करते हुए गुरुद्वारा, मंदिर और ईदगाह एक ही जगह एक दूसरे के पहलू ब पहलू मुख्तलिफ मज़हब के पैरोकारों की अकीदत का मरकज बने हुए हैं। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी ने इस जगह कुछ देर के लिए क़याम किया है। मटन कस्बे से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर मारतंड का यह मशहूर सूर्य मंदिर है। मारतंड मंदिर ललित आदित्य ने आज से तकरीबन 1400 साल पहले तामीर कराया था और इसके साथ ही मारतंड का कस्बा भी आबाद किया था। आज कस्बे के कोई आसार दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन सूर्य मंदिर के खंडर आज भी इसकी शान और अजमत बयां करते हैं। यहां से अच्छबल अब ज्यादा दूर नहीं। मटन करेवा के दूसरी तरफ मुगल दौर की ये मशहूर सैरगाह दीवदारों के घने जंगल के दामन में वाक़ है। अच्छबल की रौनक पानी का ही चश्मा है, जिसकी बदौलत इस बाग में शादाबी है और इसके फवारे चलते हैं। ये बाग तकरीबन 500 साल पहले 1620 ईस्वी में जहांगीर की मलिका नूरजहां ने तामीर करवाया है।
मलिका ने इसका नाम बेगम आबाद रखा था और कुछ देर के लिए ये साहिबाबाद भी कहलाया था, लेकिन आज लोग इसे सिर्फ अच्छबल के नाम से जानते हैं। आज बाग में जो बारादरियां हैं वो मुगल दौर की नहीं, बल्कि मुगल दौर की तामीरात की तबाही के बाद नए सिरे से तामीर की गई। इनमें अगरचे मुगल तर्ज तामीर को ही अपनाया गया है, लेकिन मुगल दौर की फनी महारत का ये मुकाबला नहीं कर सकती। बाग में मगरिब की तरफ ये हमाम कहा जाता है नूरजहां का तामीर करवाया हुआ है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस हमाम की मरम्मत करते हुए इसकी असली शक्ल और साख्त बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, और मरम्मत के दौरान मुगल दौर का तामीराती सामान और मसाले ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छबल का बाग भी एक वीकेंड पिकनिक स्पॉट के तौर पर काफी मकबूल हो गया है, और हर इतवार को यहाँ करीबी कस्बे अनंतनाग से भारी तादाद में लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। मुगल दौर के मुकाबले में बाग का रकबा काफी कम हुआ है, क्योंकि कोठार शांगस सड़क की तामीर ने इसके 2 हिस्से कर दिए हैं। इसी तरह आज बाग में सेब, खुबानी, आड़ू और दूसरे मेवों के पेड़ कहीं दिखाई नहीं देते, जिनका मुगल दौर के हवालों में जिक्र है। हाँ, ये चनार अपनी पूरी आन बान शान के साथ तारीख के गवाह के तौर पर खड़े हैं। हमारा अगला पड़ाव कुकरनाग है। मुर्गे को कश्मीरी जुबान में कोकुर कहते हैं, और मुर्गे के पंजे की सूरत में पहाड़ के दामन से फूटने वाले चश्मे की वजह से इस जगह का नाम कुकरनाग पड़ गया है। इस चश्मे के पानी के साथ कई सारी खूबियां वाबस्ता की जाती हैं। कहा जाता है कि ये पानी पीने से पेट भर खाना पल भर में हजम हो जाता है। कहते हैं कि मुगल शहंशाह अकबर के लिए अगर रोज गंगा का पानी हाथियों पर फतेहपुर सीकरी लाया जाता था, तो मुगल सूबेदार अपने लिए कुकरनाग से घोड़ों और टड्डुओं पर पानी श्रीनगर मंगवाते थे। कुकरनाग में चश्मे के इर्द गिर्द ये बाग ज्यादा पुराना नहीं है। इसे आजादी के बाद डेवलप किया गया है, और बाग की कशिश में रोज गार्डन ने 4 चांद लगाए हैं, जो तकरीबन 30 साल पहले कायम हुआ था। इस रोज गार्डन में गुलाब की 1400 से ज्यादा अक़साम हैं। कुकरनाग की बात हो और ट्राउट फिश फार्म का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। असल में ये ट्राउट मछली की हैचरी है, और शिमाली भारत में अपनी नौइयत की सबसे बड़ी और सबसे जदीद हैचरी। ट्राउट की पैदावार बढ़ाने, इसे कश्मीर के बेशतर सर्द नालों में इंट्रोड्यूस कराने और इसकी कमर्शियल बुनियादों पर सेल यकीनी बनाने में कुकरनाग ट्राउट हैचरी का अहम रोल है। कुकरनाग के नजदीक ही वेरीनाग है, झेलम का मंबा और कश्मीरी लोक विरसे का एक अहम हिस्सा।
वेरीनाग शाहाबाद परगने में वाक़ है, जो तारीख के हर दौर में खासा अहम रहा है। शाहाबाद वादी में आमदरफ्त के अहम तरीन रास्ते पर है। जम्मू से आते हुए बानेहाल टनल पार करें तो हमारे कदम शाहाबाद में पड़ते हैं। शाहाबाद कुदरती हुस्न से भी मालामाल है। वेरीनाग गांव को भी इसी नाम के चश्मे की वजह से ये नाम मिला है और यही चश्मा दरियाए झेलम का मंबा समझा जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि वेरीनाग को भी ये नाम परगना वेर के नाग यानी चश्मे की हैसियत से मिला है। वेर शाहाबाद परगने का कदीम नाम है। शाहाबाद नाम बस इतना पुराना है जितनी पुरानी वेरीनाग से मुगल शहंशाह जहांगीर की आमद। चश्मे के गिर्द 8 कोनों वाली दीवार और इस पर मेहराबों की तामीर का सेहरा जहांगीर के सर है। अपनी ऑटोबायोग्राफी तुज़ के जहांगीरी में उसने इस जगह की बहुत तारीफ की है और लिखा है कि पूरी दुनिया घूमकर अगर देखें तो शायद ही ऐसी कोई दूसरी दिलफरेब जगह मिले। यह भी कहा जाता है कि जहांगीर जब आखिरी बार कश्मीर से लाहौर की तरफ वापस सफर कर रहा था और राजौरी के नजदीक उसे अपनी मौत का यकीन हुआ तो उसने वेरीनाग के करीब दफनाए जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। वेरीनाग चश्मा और हौज के बाहर बाग जहांगीर के बेटे शाहजहां के हुक्म से मलिक हैदर चाडूरा ने तामीर करवाया है, जो एक अहम मुगल दरबारी था। वेरीनाग बाग की अगरचे वो शान नहीं जो कश्मीर में दूसरे मुगल बागात की है, लेकिन ये भी कुछ कम दिलकश नहीं। पीर पंजाल पहाड़ और इसके घने जंगल के बैकड्रॉप में ये छोटा सा बाग 450 साल से वक्त के उतार चढ़ाव सहते हुए एक पॉपुलर सैरगाह बना हुआ है। अनंतनाग जिले पर कुदरत कुछ ज्यादा ही मेहरबान रही है। कश्मीर के अक्सर खूबसूरत तरीन मकामात इसी जिले में वाक़ हैं और वादी के लिए पानी की बेशतर जरूरियात भी इसी जिले के चश्मों, नदी नालों और दरियाओं से पूरी होती हैं। वादी की बुलंद तरीन आबशार अहरबल अनंतनाग में ही वाक़ है। चंद बरस कबल सैलाब के नतीजे में आबशार की जगह चट्टानें खिसक गईं और इसकी ऊंचाई बहुत कम रह गई। लेकिन अहरबल सिर्फ आबशार की वजह से मकबूल नहीं था। पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिले में घिरी हुई ये जगह कुदरती हुस्न से मालामाल है, जो अभी तक नए जमाने की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स से महफूज नजर आती है। शहर से मुकाबलतन दूर और फिर सड़क की हालत ज्यादा अच्छी ना होने की वजह से अहरबल में ज्यादा सयाहों का आना जाना नहीं रहता। यही वजह हो सकती है कि यहाँ फितरी हुस्न अभी मिलावट के बगैर नजर आता है। अहरबल के नजदीक गोजर बस्तियां गोया तारीख में कैद नजर आती हैं और इन मिट्टी के मकानों के अंदर रहने वाले आज की दुनिया से बिल्कुल अलग थलग और बहुत दूर महसूस होते हैं। आज अहरबल का माहौल शांत दिखाई देता है। यहाँ की आबशार शांत है और यहाँ की हवा पुरसुकून। लेकिन जब इन पहाड़ों पर बारिश होती है और मुसलसल बारिश के नतीजे में बाढ़ आती है तो विसु नाम के इस नाले की गरज कोसों दूर तक सुनाई पड़ती है। उस वक्त विसु का पानी अपने रास्ते में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करता और सब रुकावटें अपने साथ बहा कर ले जाता है। दरिया के किनारे ये चट्टानें पानी ने
पहाड़ काटकर बेलिबास कर दिए हैं। गालिबन इसकी वजह यह है कि जंगल के अंदरूनी हिस्से पेड़ों से खाली हो गए हैं और अब इतने पेड़, झाड़ियां और घास जंगल में मौजूद नहीं है जो बारिश के पानी को बाढ़ की सूरत इख्तियार करने से रोक सकें।